नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश ठाकुर बातें सेहत के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने एक बहुत पुराना फिल्मी गाना सुना होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। पर पिछले कुछ दशकों में हमारे इस खाने की थाली के अंदर बहुत बदलाव आया है और इस बदलाव की तरफ से हम इस मोड़ पे आ चुके हैं जो काफ़ी विशेषज्ञों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। आज अगर आप बहुत पतले हैं तो कोई पूछ लेता है क्या खाना नहीं खाते। यहीं आप अगर मोटे हैं तो कोई ये भी पूछ लेता है कि भाई किस चक्की का आटा खाते हो। आज अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे मोटापे का शिकार है, वहीं बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार भी हैं। आज बातें सेहत की के अंदर हम इसी विषय की चर्चा करेंगे और इस विषय की चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जेनिथ डाइट मेंटोर के CEO डाइटिशियन प्रिया मित्तल। तो चलिए आइए हम उनका स्वागत करते हैं बातें सेहत की में। नमस्कार मैम। नमस्कार। चलिए, तो जहाँ बात खाने की है तो बिना किसी देरी के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आज जो हम खाना खाते हैं उसका मेन जो हमको पता है इम्पोर्टेंस है एनर्जी के लिए, तो उसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस की क्या वैल्यू है इस न्यूट्रिशन में। जहाँ बात एनर्जी की आती है, जहाँ बात पोषण की आती है, तो ये समझना हमारा ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सेहत वाली थाली कैसी होनी चाहिए, हमारी थाली में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आजकल आपने सुना होगा लोग हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बातें करते हैं। सो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि क्या हमारी डाइट में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, वो सब एक संतुलित मात्रा में है या नहीं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बैलेंस डाइट की। जितना आहार आपका संतुलित होगा उतना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहेगा। एनर्जी तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ में शरीर में जिस तरह की प्रोटीन की, विटामिन्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए, हमारी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी हेयर क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, या मैं कहूँ हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो वो सारी मिलती हैं आपकी बैलेंस डाइट से, वो सारी मिलती हैं आपके न्यूट्रिएंट से। तो इसलिए जब बात सिर्फ एनर्जी की आती है तो एनर्जी दो तरह से हम ले सकते हैं। चाहे तो उसको हम हेल्दी वे में ले सकते हैं या हम फास्ट फूड खा के ले सकते हैं। हो सकता है एनर्जी का सोर्स आपका बहुत पॉजिटिव भी हो, बहुत हेल्दी भी हो, और या हो सकता है बहुत नेगेटिव भी हो। तो इसलिए जब भी अपनी आप थाली तैयार करते हैं, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो ये आपने ज़रूर से ध्यान रखना है कि उसमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड में हो। हर चीज़ की मात्रा का आप ध्यान रखें, चाहे वो आपकी दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, दालें हैं, क्योंकि जितना संतुलित आपका आहार होगा उतनी संतुलित आपकी बॉडी होगी। बहुत अच्छा मैम, आपने काफ़ी अच्छे से हमें संतुलित भोजन के बारे में बताया क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैम मेरा एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। आज की जो जनरेशन है, सुबह फास्ट जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी मील है ब्रेकफास्ट, उसकी एक इम्पॉर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपने ब्रेकफास्ट को कैब के अंदर कर रहे हैं, कुछ अपने ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स को ऑफिस में जाके करते हैं। तो जो एक पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होता था वो कुछ स्किप होता सा जा रहा है। तो आप इसके बारे में भी अगर आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट विल बी रियली गुड। ब्रेकफास्ट, जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट, जैसा कि हमें नाम से ही पता पड़ता है, ब्रेक मीन्स ब्रेकिंग योर फास्ट। जब हम रात को सोते हैं, रात को सोने के बाद लगभग हमें उठते उठते लगभग 6 या 7 बज जाते हैं, या हो सकता है कुछ लोग जल्दी भी उठते होंगे। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें लगभग लोग अपना दिन 7 से 8 बजे के लगभग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब जो देर रात हमने खाना खाया, उसके बाद पूरी रात हम सो रहे थे, हमारे शरीर में किसी तरह का कोई पोषण नहीं गया। तो सुबह ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना जो ब्रेकफास्ट है, मीन्स जो अपना फास्ट हम ब्रेक कर रहे हैं, वो किस स्रोत से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना हम जो ब्रेकफास्ट है वो कर ही रहे हैं, मीन्स जो अपना फास्ट है उसको हम ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है, या मैं कहूँ हमारे पूरे दिन का एक ऐसा मील है जो आपका डे डिसाइड करता है। क्योंकि जितना हेल्दी और हैवी आपका ब्रेकफास्ट होगा उतना हेल्दी और एक्टिव आपका डे जाएगा। इसलिए ब्रेकफास्ट को ज़रूर से आप लें, ब्रेकफास्ट को आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपका जो शेड्यूल है बहुत टाइट है, आपके पास टाइम नहीं मिलता, समय नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, तो कुछ आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ चीज़ों को। जैसे आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, आप मिल्क कैरी कर सकते हैं अपने साथ, ये स्मूदीज़ आप ले सकते हैं, या आप ऑमलेट ले सकते हैं। अगर आप
पनीर खाते हैं तो पनीर को अगर आपको रोस्ट करने का भी टाइम नहीं है तो बस ब्रेड स्लाइसेस पे इसको आप ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट आपकी डाइट में ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट नहीं होगा तो उस केस में ना तो आप दिन भर एक्टिव फील करेंगे और साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, जिसके वजह से तरह तरह की बीमारियां लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा आजकल देखा जा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रचलन में है, या बहुत ज़्यादा मैं कहूँ हर दूसरा व्यक्ति इसको आजकल फॉलो कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक कारण तो ये है कि लोगों के पास आज समय का अभाव है। सभी की जीवन शैली कुछ ऐसी हो चुकी है, उन्हें अपने खाने का ध्यान ही नहीं या खाना बनाने का समय ही नहीं, तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं अपने शरीर को ही हानि कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत गलत तरीके से हिट होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक बनती है। कुछ समय तक अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, अपनी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप लगे हुए हैं, कुछ इसका प्लान कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर इसका कारण ये है कि मुझे समय नहीं मिलता, तो ये आप गलत कर रहे हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर से लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका डे डिसाइड करता है। यस मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ब्रेकफास्ट हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक और सवाल है कि आजकल बहुत सारे मार्केट के अंदर आपके इस ब्रेकफास्ट और इन चीज़ों को स्किप कराने के लिए कई सारे जूसेस, कई तरीके के प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें आ गए हैं। ये इसे जो हम जनरल भाषा में बोला जाते हैं, कई सारे सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ये कहाँ तक उचित है इन सप्लीमेंट्स को लेना? क्या ये हमारे न्यूट्रिशन की सारी नीड को पूरा करते हैं या ये हमारे लिए हानिकारक है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी। जैसे इस समय कोविड का दौर है, तो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि आपके घर पे एक प्यारी सी डॉटर है आपकी, तो इस चीज़ से आप कहाँ तक सहमत हैं कि अभी जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं उनसे उनको नॉलेज मिलनी चाहिए वो सारा बहुत अच्छे से मिल पा रहा है? ये आप मुझे बताएं। मैम बिल्कुल नहीं, अभी ऑनलाइन तो बच्चों के लिए तो वो एजुकेशन हम किसी भी तरीके से उचित नहीं मानते। काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ के ऊपर मेरे को लगता है हार्म है उस चीज़ का, और बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ करने के लिए भी फोकस नहीं करना पड़ता। आज की डेट के अंदर लगता है पेरेंट्स उसको ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि देखा जाए तो हमारा वहाँ समय बच रहा है, बच्चे को हमें स्कूल छोड़ के नहीं आना, बच्चे को बहुत कहीं जाना नहीं है, बच्चा आपके साथ है, स्टडी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ जो हम देखते आ रहे हैं या जिस तरह से हम और आप बड़े हुए हैं, है ना, वैसी चीज़ें वो नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम बात करते हैं हमारे सप्लीमेंट्स की, तो जब हमारे पास संपूर्ण आहार लेने के लिए हमारे किचन में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपका चाहे प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, फाइबर है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, जब सारी चीज़ें हैं तो हम बाहर से कुछ चीज़ें लाकर बॉडी में क्यों ऐड करें? सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐड ऑन करना। जहाँ हम जब बात करते हैं सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका प्रोटीन पाउडर हो सकता है, आपके शेक्स हो सकते हैं, आपकी उसमें कुछ एनर्जी बार्स हो सकती हैं। तो इसके लिए हमेशा ही ध्यान रखें कि सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले तो किन लोगों को होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सप्लीमेंट्स गलत चीज़ है, सप्लीमेंट्स अगर बनाए गए हैं तो उसका कोई रीज़न है। जैसे हम बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की, जो खा ही नहीं पा रहे हैं, जो च्यू नहीं कर पा रहे हैं, जो बेड रिडन हो चुके हैं, उस केस में जब डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपने ये प्रोटीन लेना है, ये पाउडर लेना है, ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये मल्टीविटामिन्स लेने हैं, तो उस समय अगर वो लेते हैं उसमें कोई हार्म नहीं, क्योंकि उनके पास खाने का स्रोत तो है लेकिन वो खा नहीं सकते। तो उस समय अगर हम बात करते हैं हमारे सिटीजन्स की, तो वो उस समय ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं, इस तरह के सप्लीमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास खाने का पूर्ण समय नहीं है, समय का अभाव है, खाना बनाने का समय नहीं है, या मैं खाना खाना ही नहीं चाहती हूँ, या मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे अपनी बॉडी शेप में लेके आनी है, पता नहीं कितने सारे रीजंस की वजह से हम सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि वो हमारी बॉडी पर कितना हार्मफुल इम्पैक्ट डालते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसा सोचकर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कि आप अपना वज़न घटा लेंगे या आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपनी बॉडी को जाने अनजाने आप हार्म कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो उसके साथ एक जो ख़राब चीज़ है वो ये रहती है सबसे ज़्यादा, कि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो खुद पर खुद बनते हैं, जो खुद पर खुद सिंथेसाइज होते हैं। जब सारी डिपेंडेंसी उनकी बाहर से आने वाले न्यूट्रिएंट्स से हो जाती है, तो उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स पर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी में खुद पे खुद सिंथेसाइज होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो बंद हो जाते हैं या बहुत कम मात्रा में सिंथेसाइज होते हैं। तो इसलिए
जब भी आप सप्लीमेंट्स घर लेकर आते हैं तो डॉक्टर की या अपनी डाइटिशियन की ज़रूर से राय लें, उनकी निगरानी में इस चीज़ को लें, और हो सके तो सप्लीमेंट्स तब लें जब आप खाना ही नहीं खा सकते या कुछ ऐसी जगह आप फंसे हुए हैं जहाँ खाने का कोई स्रोत ही नहीं है। मैम बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे को इस सप्लीमेंट को लेके मिली है। आज हमारे श्रोताओं को ये पता चल पा रहा है कि किस तरीके से और कब उनको सप्लीमेंट लेना है या कब उनको सप्लीमेंट नहीं लेना। जैसे मैम ने बताया, सप्लीमेंट की नीड उन लोगों को है जो अभी खाना प्रॉपर तरीके से खा नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग अपना खाना खा सकते हैं तो अपने जो न्यूट्रिशन है वो आप अपने फूड से ही लेने हैं। और मैम आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो है प्रोटीन डाइट। आज कोई अगर जिम जा रहा है तो वो प्रोटीन शेक और प्रोटीन पाउडर्स पी रहा है। अगर कोई डाइट ले रहा है तो उसको बोला जाता है कि मेरे को प्रोटीन डाइट चाहिए। तो इस प्रोटीन का हमारी लाइफ में या हमारे न्यूट्रिशन में क्या महत्व है? क्यों इतनी ज़्यादा प्रोटीन के बारे को लेकर बहुत सारे लोग कंसर्न हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब हम बात करते हैं प्रोटीन डाइट की, तो आज जब भी कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं तो पहले उनका क्वेश्चन यही होता है, मैम क्या आप हमें प्रोटीन डाइट देने वाले हैं? क्या मैं प्रोटीन पाउडर जो अपना ले रही हूँ वो मैं ले सकती हूँ? तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि ये प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में आए हैं तो इसका कारण क्या है? और मार्केट में आने के बाद ये आपके घरों में क्यों आए हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोटीन पाउडर लिए बिना आप फिट नहीं रह सकते या हाई प्रोटीन डाइट के साथ ही आप फिट रह सकते हैं? अगर मैं बात करूं हमारे प्राचीन समय की, तो उस समय तो कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होते थे, उस समय कोई जिम नहीं होते थे, उस समय बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, उस समय ना डाइटिशियंस होती थी, उस समय सिर्फ होता था तो संतुलित आहार, ना उस समय गैजेट्स थे। गैजेट्स के बिना वैसे ही हमारी बॉडी इतनी एक्टिव रहती थी क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ना किसी डोमेस्टिक हेल्प पर थी, ना हमारी डिपेंडेंसी किसी गाड़ी पर थी। तो हमारा पैदल चलना, हमारा हर चीज़ को लेकर खुद से श्रम करना बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। फिर जब बात आती थी खाने की, तो खाने में उस समय ना तो इतनी मिलावट थी, और सबका अगर मैं बात करूं डाइजेशन बहुत अच्छा होता था, तो खाने में वो हमेशा एक संतुलित आहार लिया करते थे। उसके बाद भी वो आज जितने हम लोग एक्टिव हैं उससे ज़्यादा वो एक्टिव होते थे। सो अगर मैं बात करूं हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे प्राचीन काल की, तो उनकी जो हेयर क्वालिटी थी वो आज भी हमारी हेयर क्वालिटी से फार बेटर होती है। वो सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो संतुलित आहार लेते थे। वो हमारी बॉडी को जो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, जो आज हम पसीना बहाने के लिए गाड़ी से जिम जाते हैं, शायद वो सब ये नहीं करते थे। वो सिर्फ बड़े सिंपल से होते थे, जो घर की चीज़ें हैं, जो बाहर से अपने काम करने हैं, जो उनकी दिनचर्या होती थी बड़ी सिंपल सी होती थी। हर चीज़ के लिए वो खुद से श्रम करते थे, चाहे वो आपका खाना हो या खाने को लाने के लिए की जाने वाली मेहनत हो, तो उससे वो हेल्दी भी रहते थे, फिट भी रहते थे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो खाने में संतुलित आहार लें। जैसे मैं बात करूँ यहाँ कार की, तो कार में जितना ज़रूरी ड्राइवर है तो उतना ज़रूरी आपका फ्यूल भी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में, या मैं कहूँ हमारे न्यूट्रिएंट्स में, जितना ज़रूरी हमारे लिए प्रोटीन है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कार्ब्स भी है। तो इसलिए आपका संतुलित आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट की तरफ ना भागें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उससे आपको और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगे। तो इसलिए अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में सलाद, दालें, चावल, रोटी सब ज़रूर से ऐड करें। जैसे आज हम बात करते हैं ऑयल की, इतने सारे ऑयल मार्केट में आ चुके हैं। जितने नए नए ऑयल्स आते जा रहे हैं वो उतने ज़्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं। जितने ज़्यादा वो रिफाइंड होंगे उतना ज़्यादा उनमें न्यूट्रिशन लॉस होगा। हम जैसे ऑयल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसको 3-4 बार जब हम फ्राइंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो वो 3-4 बार में ब्लैक होने लग जाता है। लेकिन हम वहीं घी की बात करते हैं तो शायद 6 से 7 बार में वहीं वो ब्लैकनेस हमें फील होती है। तो इसलिए जब भी आप ऑयल वगैरह भी यूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ के आप यूज़ करें कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। प्रोटीन के लिए आपने, अगर मैं बात करूं हमारे वेजिटेरियंस की, तो अपनी डाइट में आप दही ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी दालों की वैरायटी है वो आप ऐड कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस के पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन अगेन प्रोटीन की वजह से हमें कार्ब्स को अवॉइड नहीं करना है। आपने अपनी बॉडी शेप में लेके आनी है, आपने फिट होना है, तो उसके लिए भी आप दोनों चीज़ों को साथ में ले सकते हैं। पोर्शन साइज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। जो आपका कुकिंग मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने डीप फ्राई नहीं करना है खाने को, और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। जब आप खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसके बहुत सारे विटामिन किल हो जाते हैं, जो कि आपके हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं। तो इसलिए खाना सही मात्रा में खाएँ, एक संतुलित आहार खाएँ और सही ढंग से उसे पकाएँ।
बिल्कुल मैम, बहुत ही अहम जानकारी है। इसी के साथ साथ मैम दो जो टर्म्स हैं डाइटिशियन में या डाइट क्लिनिक के अंदर या हमारे इस न्यूट्रिशन के अंदर दो टर्म्स है, माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन, ये काफ़ी बार सुनी गई हैं। तो अगर हमारे ऑडियंस को पता चलेगा कि माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो की, तो यहाँ पर आ जाता है कि कौन सी चीज़ माइक्रो है और कौन सी चीज़ मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो उसमें आपके आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। जब हम बात करते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मीन्स कि जो हमारा आहार है, जो हमारा खाना है, उसमें मेजरली कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जो होने चाहिए वो आपके होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड या अगेन वाटर। तो पानी भी इसमें बहुत अहम है, जो आप ना भूलें, वो भी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। तो इसलिए खाने में अगेन, जैसा मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि संतुलित आहार, तो संतुलित आहार में आपके मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि जितना आपका खाने में दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होगा, दोनों की क्वांटिटी ठीक होगी, उतना ज़्यादा आपका खाना हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी शेप में रहेगी, उतना ज़्यादा आपसे बीमारियां दूर रहेंगी, उतना ज़्यादा आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं तो ये ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी डाइट में या आपके फिट रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों सही मात्रा में उसमें हो। बिल्कुल मैम। और मैम बहुत बार देखा गया है, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा और बहुत लोग आपके पास आते होंगे, वो ज़रूर बोलते होंगे कि कोई ऐसा होता है जिसको वो बोलते हैं कि अगर मैं हवा भी खा रहा हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, और कोई कहता है मैं बहुत खाता हूँ मैं फिर भी मोटा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है अभी पिछले हफ्ते ही मेरी एक पेशेंट आई थी, तो वो कहती हैं कि मैं मैम रात को उबला हुआ सूप पी रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड खाती हूँ, दिन में सिर्फ मैं अंडे खाती हूँ, मैं पिछले 1 महीने से यही कर रही हूँ मैम, फिर भी मेरा वज़न सिर्फ 100 ग्राम कम हुआ है। और मेरी एक फ्रेंड है वहीं, जो हर हफ्ते में 2 बार पिज़्ज़ा खाती है, लेकिन उसके बाद भी उनका वेट पुट ऑन नहीं होता, या वो कह रही थी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या बॉडी शेप में हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा उबला हुआ खाना भी खा रहे हैं तो उसके साथ भी, जैसा मैंने बताया कि जब खाना बहुत ज़्यादा बॉइल्ड होगा तो न्यूट्रिएंट्स उसमें किल हो जाते हैं। तो इसलिए खाने को एक तो ओवर कुक ना करें। दूसरी चीज़, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हवा पानी वाली, कि हवा पानी भी मुझे लग जाता है, तो इट शोज़ कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। तो हमेशा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने की आपको ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं कि मैं कुछ भी खाती हूँ वो मुझे लग जाता है, इट शोज़ कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इनहेंस करने के लिए, मैं कहूँ बूस्ट करने के लिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हर 2 से ढाई घंटे में थोड़ा थोड़ा आप कुछ खाना ज़रूर से खाएं, पानी को भरपूर मात्रा में लें, अपने डेली रूटीन में वर्कआउट ज़रूर से ऐड करें। आजकल जैसा देखा गया है कि जिस तरह का हमारा शेड्यूल है, उसमें एक छोटा बच्चा भी ये कहता है कि बहुत स्ट्रेस है ना। तो यहाँ जो स्ट्रेस बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को देखा जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दिनचर्या में आप योग ज़रूर से ऐड ऑन करें, योगा करें, खुश रहें, वॉक के लिए जाएं, या जैसे आपको अगर ठीक से नींद नहीं आती तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका वज़न बढ़ने का। आप जो कह रहे हैं मुझे हवा लग जाती है, पानी लग जाती है, तो कभी आप ये भी चेक करें कि क्या आप भरपूर मात्रा में, जितना आपके शरीर को रिक्वायर्ड है उतनी नींद आप ले रहे हैं। क्या आपका जो खाना है वो एक संतुलित आहार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेस आप बहुत ले रहे हैं, या जो आपकी फ्रेंड जो पिज़्ज़ा खाकर भी एकदम फिट है आपके अकॉर्डिंग, तो वो स्ट्रेस बहुत कम ले रही हैं। तो इसलिए एक हेल्दी बॉडी के लिए आपका ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और उसको बढ़ाने के लिए एक संतुलित आहार, एक सही पानी में मात्रा, आपकी एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, आज मैम के इस क्वेश्चन से बहुत से उन श्रोताओं को बेनिफिट मिल पाएगा जो अब तक उबला खाना खा रहे होंगे। और तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उबला खाना नहीं खाना, आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर भी देखना है, इसलिए कम से कम स्ट्रेस लें। मैम एक और चीज़ देखी गई है, आज हमारा अगर कल्चर देखा जाए तो लोग बोलते हैं जैसे हम लोग ज़्यादा चावल खाते हैं तो मोटे हो जाएंगे, कोई कहता है रोटी खाता है तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें साउथर्न रीजन की तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न रीजन की तो यहाँ पे सब रोटी ही खाते हैं। ये चीज़ें किस तरीके से वेरी करती हैं? क्या ये रीजनल वाइज वेरी करती हैं या बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं? देखिए, जैसे आपने यहाँ बात की, ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं आपके रीज़न पर भी, कि आप कैसे रीजन में रहते हैं, साथ में आपका बॉडी टाइप कैसा है। तो इसलिए पहले तो अपने बॉडी टाइप को आप समझें। जैसे मैं बात करूं कोकोनट ऑयल,
हमारे अगर मैं कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करती हूँ तो हम शायद नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ में कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि वो हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं वहीं बात करूँ साउथ की तो वहाँ जनरली कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। तो पहले तो हमें ना दूसरों को कॉपी करना बंद करना है। जैसे हम इंडियंस में हम जनरली देखते हैं, जैसे अब ऑलिव ऑयल, हर दूसरे घर में हमें ऑलिव ऑयल मिलेगा, लेकिन क्या कभी हमने ये चेक किया है कि ऑलिव ऑयल एक्चुअल में कुकिंग के लिए है या नहीं? क्योंकि अगर मेजरली ऑलिव ऑयल जो यूज़ किया जाता है वो हमारी बाहर कंट्रीज़ में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनरली लोग सैलेड ड्रेसिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो पहले जो भी चीज़ अपनी किचन में आप ऐड करते हैं, पहले तो ये ज़रूर से समझें कि उसको अपनी किचन में आप क्यों लेके आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या आपका बॉडी टाइप वो चीज़ अलाउ करता है, क्या आपके बॉडी टाइप को उस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसा आपने कहा वेट लॉस के लिए चावल और रोटी वाली बात, तो कोई भी फूड ऐसा नहीं होता जिससे आपका वज़न बढ़ता है या जिससे आपका वज़न घटता है। हर फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इसलिए उसका सही कॉम्बिनेशन में लेना, सही मात्रा में लेना, सही टाइम पर लेना और सही तरह से बनाना सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो जो भी आप फूड लेते हैं तो एक बार जो भी आपके डाइटिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह से लें। ये ज़रूर से चेक करें कि कहीं ऐसा ना हो किसी फूड से आपको कोई हार्म हो रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी पीसीओडी के लिए। तो पीसीओडी में जब भी हम बात करते हैं, आज कल 5 में से 1 महिला या मैं कहूँ 10 में से 8 महिला कहीं ना कहीं इस चीज़ से जूझ रही है। तो वहाँ पर आपका मिल्क, अगेन जो मिल्क एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, बहुत कारगर या बहुत हेल्दी चीज़ बताई जाती है, लेकिन वो पीसीओडी पेशेंट के लिए एक जहर है। तो इसलिए जो आपका खाना है वो ज़रूर से ये चेक करें आप कि क्या आपके बॉडी टाइप के लिए वो है, आप जिस टाइम पर ले रहे हैं वो आपकी बॉडी उस चीज़ को अलाउ करती है या नहीं करती। जैसे हम बात करें ग्लूटेन की, ये कितने आश्चर्यजनक बात है कि जिस गेहूँ को खाकर हम बड़े हुए, आज लोग कहते हैं कि उस समय एलर्जी हो गई है ना। ये शायद कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे खाने से या हमें गेहूं से हमें एलर्जी हो जाएगी। तो आज जैसे हमारा कल्चर बदलता जा रहा है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम चेंज होता जा रहा है, जैसे हमारे खान पान की आदतें बदलती जा रही हैं, उसके साथ साथ नई नई बीमारियां शरीर में पनप रही हैं। तो इसलिए हमने किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी रीज़न को कॉपी नहीं करना है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी की नीड को समझना है, जिसके साथ हम हेल्दी रह पाएँ और उसी के हिसाब से हम खाना खा पाएँ। चलिए, बातें सेहत की के अंदर आज बहुत सा ज्ञान मिला हमको, बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरीके का फूड हमें को खाना है, किस तरीके का बैलेंस डाइट हमारे को खाना है, किस तरीके के ऑयल हमारे को यूज़ करने हैं, किस तरीके के रीज़न में रह के हमारे को क्या खाना है। सो बातें सेहत के इसी तरीके के एपिसोडों के लिए आगे हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम इसी तरीके से बातें सेहत के अंदर आपके लिए अच्छी अच्छी बातों को लेके आते रहेंगे। इसी सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, आपसे विदा लेते हैं।